आपको हर 7 दिन में स्प्रे करना पड़ता है मिर्ची में। हर सप्ताह लगभग एक न एक स्प्रे होता है। मिर्ची वाले जितने किसान हैं, अगर वो एक स्प्रे मिट्टी का करें और एक स्प्रे अपने मनपसंद करें, मनपसंद का मतलब है जो आपको अच्छा लग रहा हो। मिर्ची वाला कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे स्प्रे करने से रोके कोई नहीं, वरना मेरी फसल अच्छी आएगी नहीं। हाँ, कितने हैं मिर्ची वाले? 1 2 3 4 5 सभी लोग हैं मिर्ची वाले। तो मिर्ची वाले भाई कोई नहीं चाहेंगे कि उनको ऑर्गेनिक की बात करी जाए, उनको मिट्टी के स्प्रे के बारे में बताया जाए। मतलब ऐसा स्प्रे जो सस्ता हो। मुद्दा क्या है? फ्री का हो या सस्ता हो। मिर्ची वाले भाइयों को ये चीज नहीं चाहिए, मुझे पता है। तो मैं पहले मिर्ची लगाता था। मेरे यहाँ की मिर्ची का एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिलेगा। मेरे यहाँ मिर्ची में करता था जब का। नामधारी का मैंने लगाया था 688, जैसे तीखी उंगली के जैसे आता है, झनकार मिर्ची, बहुत तीखा आता है। 45 दिन का मिर्च का हाइट क्या हो सकता है आप बताओ मुझे? कितनी हाइट हेल्थ होना चाहिए 45 दिन की मिर्च का? 1.5 से 2 फीट। ये 1.5 फीट हो गया, 2 फीट लगभग यहाँ तक हो गया, है ना? ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा खाद वाला हो तो 3 फीट 2.5 फीट 3 फीट। नहीं सर, इतना भी नहीं होता। इतना नहीं होता? नहीं, यहीं तक होता है। 1.5-2 फीट। मेरे खेत के वीडियोस YouTube पर डले हैं, किसान पाठशाला के चैनल पर। पुराने वीडियोस में जाओगे 1 नंबर 2 नंबर पे देखोगे तो मिलेगा। अभी तो 5100 वीडियो हो चुके हैं। नामधारी झनकार 688 नंबर की वैरायटी, जिसकी लौंग मिर्ची आती है, 45 दिन में मेरे कान के ऊपर तक की इतनी मिर्ची। 60 दिन में पहला तोड़ा था और हर 10 से 12 दिन में 1.25 एकड़ में हम एक आइसर भर रहे थे, 52 टन माल निकाल रहे थे। 12 दिन। मेरे घर का खेत यहीं पास में, पूरा वीडियो डला हुआ है YouTube चैनल पर। ये हाइट नामधारी वाली पूरी टीम आई थी। हम उसको लियोसिन दे रहे थे सप्ताह में एक बार, 200 ml 200 लीटर कोठी में। वो आधे एकड़ में चलता था पानी, क्योंकि इतनी मिर्ची में पानी ज़्यादा लगेगा। फिर एक और दूसरी दवाई है रोकने वाली, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। नहीं, प्लानोफिक्स तो फ्लावरिंग देती है, वो भी फ्लावरिंग देती है। एक और फंगीसाइड है जो रोकता है, एक लियोसिन रोकती है। हाँ, कल्टार भी एक, नहीं दूसरा है, लिक्विड आता है जो टिल्ट, राइट, टिल्ट हम देते थे एक बार के स्प्रे में, एक बार के स्प्रे में लियोसिन देते थे। और ड्रिप से लियोसिन एकड़ पे आधा लीटर। तो मिर्च की ये हाइट थी 45 दिन की। उसमें हमने क्या किया था, मिर्च में शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड मिर्च को बहुत पसंद है, आपके यहाँ काफ़ी मिलता है। आप मिर्च की खेती करो तो प्रेस मड का यूज़ करो। दूसरा, मेरे खेत में पानी आता था, सभी के जो गोबर के ढेर और रुखड़े और ये जो रहते हैं ना, इनका निसरा हुआ पानी जहाँ से आता है, वहाँ मेरा खेत का कुआं बना हुआ है, तो वो पानी उसी में जाता है और वहाँ से हम पंपिंग करके खेत में चलाते थे। दूसरा रीज़न एक वो है कि ह्यूमस मेरे खेत में खूब ज़्यादा चलाया। ह्यूमस उसको बोलते हैं, जब कोई कचरा या गोबर गलता है तो वो लाल पानी देता है। बारिश में आपने देखा होगा ना, गोबर की ढेरी में से लाल पानी निकलता है, तो वो लाल पानी क्या है? ह्यूमस है। ह्यूमस आप किसी भी प्लांट को स्प्रे में दें या ड्रिप से दें, काफ़ी खूब मज़ा आएगा उसको, और बहुत सारे बैक्टीरिया आपके खेत में रहेंगे। ह्यूमस जहाँ जाएगा, उस जमीन का पीएच कुछ भी हो, पौधा भोजन उठाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है, इसी बढ़ता है। आपको भी ह्यूमस देना चाहिए, जो पत्ते सूख रहे हैं ना, हाँ ह्यूमस देना चाहिए, उससे रिजल्ट और बढ़ेगा। ह्यूमस हमें सबके खेतों में मिलता है केवल बारिश में, इसलिए देसी केचुआ ऊपर आता है। बारिश में कैसे मिलता है? ऊपर का पानी गिरता है सभी जगह, तो कचरा कूटा गलता है, वो गलता है तो लाल पानी बन के आता है। उस लाल पानी जिस जिस मिट्टी पर लगता है, उस मिट्टी को देसी केचुआ खाता है और वो
जो निकालता है वो पौधे का भोजन रहता है। तो बारिश में आपकी फसलें को खाद दो या मत दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलती है। एक तो वायुमंडल से यूरिया मिलता है उसको, दूसरा नीचे कई सारे कीट पतंग, तुड़तुड़े, दीमक, गोबरेला कीड़ा, केचुआ सब ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी खाते हैं, कुछ मिट्टी निकालते हैं। दीमक सबसे अच्छी मिट्टी निकालती है, किसी भी चीज को खाएगी तो मिट्टी ही निकालेगी दीमक, तो वो हमारे पौधों का भोजन अच्छा रहता है। तो ह्यूमस आपको चलाना है, वो कंडीशन बनती है आपकी मिर्च की फसल में भी। हम ऐसी फसल लगा रहे हैं जैसे मिर्च है या पपीता है, जिसको हर पल भोजन चाहिए, हर पल पानी चाहिए, हर पल उसको नई पत्ती, नई कली, नया फल देना है। अब ये फसलें ऐसी है मिर्च या पपीता कि एक तो इसको ऊपर का पत्ता खोलना है, सबसे पहला काम उसका क्या है कि ऊपर पत्ता चालू रहना चाहिए। दूसरा काम है जो पत्ता आ चुका है उसकी कली का फूल बनाना है। तीसरा जो नीचे कली आ चुकी है उसको फल में कन्वर्ट करना है। चौथा नीचे जो फल बन चुका है उसका बोल बनाना है, और उसके नीचे जो बोल बन चुका है उसको मार्केट में जाने के लिए रेडी करना है, साइज लाना है ना उसका। और जिसका साइज आ गया है उसको अब कलर पर लाना है, पट्टे पर लाना है। कितने काम है? 6 से 7 बहुत काम है। यही काम मिर्च का भी है, यही काम पपीता का भी है। और टहनी नहीं निकालना है, ये मैंडेटरी, वरना आपका पौधा चौक हो गया। जैसे ही माल भर गया आपका पौधा चौक हो गया। तो इस समय इसको रोज ही भोजन चाहिए। तो रोज भोजन चाहिए तो रेडी भोजन देना पड़ेगा। तो रेडी भोजन की परिभाषा चेंज हो जाती है। हमने मार्केट से लिया SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें लिखा हुआ क्या आता है? P2O5। पौधे को क्या चाहिए? P+। फर्क है। हमने खरीदा क्या है? P2O5। प्लांट को चाहिए P+। अब ये P+ कौन करेगा? हमारे खेत में अगर PSB है, अगर ह्यूमस वाला पानी है, अगर वहां के खेत की EC सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सही कैसे रहेगी? खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी ज्यादा है। तो हमारे हाथ में है खाद डालना। अभी सबके खेत का अगर हम सॉइल टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? किसी का 1261 में हाथ ज्यादा चलता है, उसका दोस्त दुकानदार है, क्रेडिट पे दे देता है। किसी का DAP पे हाथ ज्यादा चलता है, उसके यहाँ वेंचुरी सिस्टम गड़बड़ है, उसको बाहर बार बार जाना पड़ता है, खेत में रहता नहीं वो, तो खाद फेंक कर चले जाता है, उसका हाथ DAP पे ज्यादा चलता है। जो खेत में ज्यादा ड्यूटी देता है उसका हाथ 1261 पे ज्यादा चलता है। किसी का हाथ 10-26 पे ज्यादा चलता है। कोई क्या करता है कि बोने के पहले ही SSP सुपर डाल दिया ज्यादा, अब बाद में फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हर आदमी के पैटर्न अलग है फर्टिलाइजर देने के, सबके पैटर्न अलग है। तो पैटर्न अलग है तो आपकी फील्ड की कंडीशन भी अलग है, आपका बजट भी अलग है। किसी ने 1 एकड़ में पिछले साल 30,000 खर्च किए, किसी ने 50 खर्च किए, किसी ने 22,000 खर्च किए, किसी ने 10,000 खर्च किए, किसी ने एक बार गोबर खाद 5 ट्राली डाला है, अब 3 साल तक का बजट नहीं है डलने का, किसी ने 3 साल क्या 30 साल हो गए गोबर ही नहीं दिखाया। तो ऐसा फर्क है सबके खेत में, अपने अपनी परिस्थिति के हिसाब से फर्क रहेगा भी। पर हम जो भी परिस्थिति के हिसाब से डाल रहे हैं, डालना हमारे हाथ में है। वो उठाएगा नहीं उठाएगा, वो उस फील्ड मिट्टी और उसमें जो हमने पानी दिया उस कीचड़ की कंडीशन बताएगी कि ये प्लांट इस कीचड़ से न्यूट्रिशन अपटेक करेगा कि नहीं। और कीचड़ है तो कभी नहीं करेगा, वापसा कंडीशन है तो न्यूट्रिशन अपटेक करेगा कि नहीं, ये कौन बताएगा? वो फील्ड की कंडीशन। मिर्च है, पपीता है, केला है, उसमें हमने ड्रिप डाल के रखी है, उसमें हमने बेड बना के रखा है। उस बेड में जहां बूंद बूंद पानी गिर रहा है वहां रूट डेवलप हो रही है। उस बूंद बूंद पानी गिरने के कंडीशन के बाद का जो नमी वाला वातावरण बना, उसका पीएच क्या है वो डिजाइन करेगा आपका पौधा भोजन उठाएगा या नहीं। सॉइल टेस्ट कोई कराते हैं यहाँ पर? रिपोर्ट ही नहीं आती सर, नहीं कराते। एक गांव की पूरे एक की हुई, पूरा गांव का वही एक जैसा। आप एक नंबर लिख लो, सॉइल टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूँ 75875
आप यहाँ से मिट्टी कोरियर करो, कोरियर मिलने के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आपको डिजिटल व्हाट्सएप पे आ जाएगी। 7587538222 7587538222। सर रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता उससे। हाँ, उसके लिए अब मैं समझाता हूँ। तो एक तो जिससे रिपोर्ट करवाएं उसका सिर खाएं कि मुझे बता ये रिपोर्ट आई है क्या करूं। दूसरा, थोड़ा सा हम भी ज्ञान अर्जित करें कि मिट्टी की जांच क्यों करें और कराने के बाद किस चीज को देखें और जो आए उसका क्या करें, ये हमें पता होना चाहिए। 7587538222 सॉइल टेस्ट बी किसान ग्रुप का ये नंबर है। आप यहाँ से एड्रेस लें, खेत का सैंपल निकालें, उसका 200 ग्राम सैंपल आप डाक द्वारा या किसी के द्वारा कोरियर कर दें। पहुँचने के बाद आपको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। अभी सॉइल टेस्ट हमें कराना अति आवश्यक है। कब कराएं ये बड़ा क्वेश्चन है, और कराने के बाद क्या चीज़ देखें ये उससे बड़ा क्वेश्चन है, और देखने के बाद हम करें क्या ये उससे बड़ा क्वेश्चन है। तो सॉइल टेस्ट तो हम सबको बताया गया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, सॉइल एनालिसिस करो। हम किसी ने सॉइल टेस्ट कराया? एक आध ने, किसी ने कभी कराया? अरे पोटली बांध के जाती तो उधर ही रह जाती। 4-5 साल हो गए, अप्रैल मई में। तो हम सबको एक तो ये गाइडलाइन आई है कि जब फसल नहीं हो, गर्मी हो, उस समय एक बार सॉइल टेस्ट कराएं। सबके माइंड में यही ना, अभी मैं अगर बोलूँगा कल सॉइल टेस्ट कराओ, दिमाग चलेगा यार अभी क्यों कराना है, अभी तो मई है नहीं, अप्रैल मई में जगह खाली होगी जब सॉइल टेस्ट कराएंगे। तो एक्चुअल वो अधूरी जानकारियाँ हम तक पहुँची है। हम तक क्या पहुँचा है पता है? हंसोगे आप लोग। हम तक पहुँचा है अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही पहुँचा है। महाभारत किसने किसने देखी है? सबने देखी ना। छोटी सी जानकारी है महाभारत की, अधूरा सत्य, जो हम सब किसानों के पास आता है। हम ही कमाऊ पुत्र हैं जिसके पास पैसा भर के पड़ा है। कर्जा करेंगे, खेती करेंगे, कहीं से भी लाएंगे, हम पैसा देंगे जरूर, जो भी हमसे लेने वाला आता है उसको। दुकानदार आपका दोस्त है, वो आपके गांव का है, वो पैसे लेने नहीं आया है, उसने आपके लिए सुविधा का एक खिड़की बनाया है। कृषि काउंटर जो है ना, हम उसको बार बार दोष देते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। कृषि काउंटर नहीं होगा तो आप दूसरे गांव में जाकर किसी से लेकर आओगे, तो आपका डीजल पेट्रोल बचे, इसलिए उसने आपके गांव में खोल दी दुकान। उसने आपकी सुविधा करी कि आपका पेट्रोल कम लगे, आप पैसे यहीं दे दो वहां जाने की बजाय। उसके ऊपर बड़े मच्छियां हैं, बड़े मगरमच्छ है और नीली व्हेल है, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियां बनाई हैं और जो हर बार डिजाइन करते हैं कि अब फार्मर की जेब से पैसा कैसे निकाले। तो जो बेहतर चीज है उसकी जानकारी तो पहुंचना नहीं है, जो अधूरी चीजें हैं वो सारी जानकारियां पहुंचेगी। आपके पास क्या पहुंचा? सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। कब, क्यों, कैसे, कुछ पता नहीं, सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। खत्म बात यहां। अब वो कराओ, मरो, लड़ो, झगड़ो, तुम जान लो। सॉइल टेस्ट कराना चाहिए फसल लगने के पहले, फसल लगी हो तब, उस फसल निकल जाए तब। फसल लगने से पहले, फसल लगी हो जब और फसल निकल जाए तब। एक फसल में 3 बार सॉइल टेस्ट चाहिए, और सॉइल टेस्ट में बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। जो फसल जिस खेत में लगा रहे हो उस खेत का मिट्टी का पीएच क्या है इतना जान लो। उस खेत में बायोमास कार्बन का प्रतिशत क्या है इतना जान लो। और उस खेत में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, ईसी कितनी है, ये 3 चीज आपको सॉइल टेस्ट में जानना है। इसका कोई जिक्र नहीं है। हमें सॉइल टेस्ट की जानकारी आती है कि तुम्हारे खेत में पोटास कितना है ये पता करो, तुम्हारे खेत में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है ये पता करो। ज़्यादा है तो मत डालना, कम है तो डालना, ये हमारे पास जानकारी आई है। बराबर है? ये है अधूरा सत्य। महाभारत में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसकी जबान की कीमत थी, धर्मराज युधिष्ठिर, है ना, जिनको उन्होंने जो बोल दिया या तो वो सत्य है या उन्होंने जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा, ये उस काल में फिक्स्ड था और ये सबको पता था। तो जब युद्ध हो रहा था ना, तो द्रोणाचार्य जी को कोई हरा नहीं पा रहा था, और उनका बेटा अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा मान्यता है, अमर है वो। तो वो सबको पता है कि अश्वत्थामा मरेगा नहीं, वो अमर है।
और द्रोणाचार्य जी का जो गांडीव अगर गिराना है या उनसे युद्ध में लड़ना है तो उनको कुछ ऐसी बात बोलना पड़ेगी कि वो लड़ाई लड़ना रुक जाए। तो भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। वो देखा युधिष्ठिर ने, और कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर अब आप घोषणा करो। तो युधिष्ठिर जी ने क्या घोषणा करी? अश्वत्थामा मारा गया। तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनको बोला गया है कि आप घोषणा करो, सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। तो सारे कृषि वैज्ञानिक घोषणा करते हैं सॉइल टेस्ट सभी किसानों को कराना चाहिए। उसमें जो आया वो आपके खेत में है, वो नहीं डालना है। उसमें जो नहीं आया वो आपको डालना है। ये घोषणाएं होती है हमारे पास सभी एग्रोनॉमिस्टों की, बराबर है। तो सभी युधिष्ठिर बनकर के हमें प्रवचन देने आते हैं और हम शांति से बनकर गांडीव गिराते हैं और मरते हैं। आज भी वही हो रहा है। वही हो रहा है। ये आपको चयन करना है कि बलराम बोल रहा है वो क्या है, रमेश बोल रहा है वो क्या है, सुरेश बोल रहा है वो क्या है। जब किसान पाठशाला की शुरुआत करी तो हमने एक दैनिक भास्कर में एक कार्टून को देखा, मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, आप कभी आओगे तो दिखाऊंगा। उस कार्टून पर एक हल बना हुआ है, उस पर एक किसान बैठा है, उसका बच्चा है और वो कार्टूनिस्ट है लहरी, वो साइड में खड़ा है। लहरी, दैनिक भास्कर पेपर में लहरी के कार्टून बहुत आते हैं। और नीचे लाइन लिखी है किसान की समस्या का हल है। पहली लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है कि किसान समस्याओं से ग्रसित है पर उसकी समस्या का हल है। और दूसरी नीचे की लाइन है या हल ही किसान की समस्या है। क्या अभी जो आपने पूछा, या हल ही किसान की समस्या है, मतलब जो प्रवचन देने आया है क्या उसके प्रवचन हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हमारे खेत में एप्लीकेशन करना चाहिए, ये हम सब किसानों को डिसीजन लेना पड़ेगा अपने अपने खेत के मुताबिक। जो भी व्यक्ति, सिंपल सूत्र है समझने का, जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट लेकर के प्रवचन देने आया है उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द की बातें होगी आपके साथ, उस दायरे से बाहर ही नहीं आ पाएगा। मैंने कई सारे लेक्चर सुने हैं, 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के कृषि वैज्ञानिक है वो किताबी ज्ञान से बाहर नहीं निकलते, उसके इर्द गिर्द सारी बातें करेंगे। किताबी ज्ञान से बाहर गए तो उनको लगता है मेरी नौकरी को खतरा है, मालूम सब है। मेरा एक वीडियो देखोगे आप, मैंने बरेली में एक उन कृषि विज्ञान केंद्र में 4-5 डीन बैठे हैं, मैं भी हूं, और उसका पूरा लाइव वीडियो बनाया मेरे YouTube चैनल पर है, किसान पाठशाला पर आप देखोगे। बरेली में और उसके आसपास केला खूब लगता है, बहुत मात्रा में लगता है। यूपी में केला बहुत, मतलब बहुत ही लगता है, क्योंकि यूपी में हर घर में पानी है। बहुत सारी जगह तो ऐसी है कि उन्होंने पानी की टंकियां नहीं बना रखी है। आप यूपी किसी घर में जाओगे जो गंगा किनारे या आसपास है, उनके बाथरूम में वहाँ छोटा सा ऐसा पानी की टंकी की टोटी नहीं है, नीचे से हैंडपंप, ऐसा एक पंप दो 2 बाल्टी पानी आता है, इतना जल स्तर ऊपर है। पानी हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, 75 जिले हैं, सभी जगह पानी है, तो वहाँ केला खूब लगता है। तो बरेली में मेरी एक चर्चा हो रही थी, तो वहाँ उस वैज्ञानिकों ने, उन डीन ने पूछा है कि बलराम भैया आप केले के बारे में बात करते हो, पपीता के बारे में बात करते हो, आप यूपी भी आ गए हो केला लगवाने के लिए। मैंने कहा केला लगवाने नहीं आया हूँ, केला लग रहा है, उन किसानों ने मुझे बुलाया है तो मैं चर्चा करने आया हूँ। तो सर यूपी में तो केला लगता नहीं, केला तो होगा नहीं, यहाँ का तो क्लाइमेट सूट करता नहीं, क्योंकि सामने कैमरा रखा हुआ था और वो किसी केवीके के डीन थे, तो उनको क्या लेक्चर देना है, यूपी का क्लाइमेट केले को सूट करता नहीं। उनको मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर आप कहाँ के हो, तो वहाँ एक शामी करके गांव है पास में, उस गांव से थे, और उस गांव में 3.5 लाख पौधे केले के लगे हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख पौधे तो मेरी कंपनी से गए थे वहाँ पर, उसी गांव में जिस गांव के वो व्यक्ति हैं, और उन गांव में पिछले 50 साल से केला लग रहा है। मैंने कहा सर आपकी जितनी उम्र है जब से तो आपके यहाँ केला लग रहा है, ठीक है, आप मुझे पूछ रहे हो बलराम भाई आप केला यहाँ बताने आओ, यहाँ केला लग नहीं सकता। अभी द्वंद्वता देखो कितनी है।
शायद उन व्यक्ति के काका बाबा के रिलेशन में भी किसी ने केला लगा रखा होगा, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बट कैमरे के सामने है तो क्वेश्चन क्या है, यूपी का क्लाइमेट बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, केले को चाहिए हवा में नमी, तो यहाँ का क्लाइमेट सूट करेगा नहीं, तो यूपी में केला लगाना नहीं चाहिए, और लगता नहीं और होता नहीं, ये किताबों में लिखा हुआ है। बट यूपी में हर साल 2-3 करोड़ पौधे लगते हैं और वो जो बात कर रहे थे उनके खेत में, उनके गांव में भी केला लगा है और अच्छा पक रहा है। और यूपी का केला हमारे शाहदा के केले से वजन ज़्यादा देता है। यूपी के केले का वजन आएगा 35 किलो, 40 किलो, 38 किलो, 42 किलो, 30 किलो से ऊपर, जो थोड़ा सा सही खेती करता है। हमारे शाहदा में पहले साल का वजन आएगा 22 किलो, 25 किलो, 28 किलो, 30 तक, 20 से 30 तक। यूपी में केले का वजन आता है 30 से 40, 30 के ऊपर, क्योंकि यूपी में ठंड ज़्यादा है, केला रुक जाता है। हमारे यहाँ 10 महीने में कटिंग आ जाती है, यूपी में 14 महीने में कटिंग आती है। जून का केला दिवाली में कटता है। जून और जुलाई में यूपी में केला लगता है, तो दिवाली में और छठ पे और नवरात्रे में कटता है। हमारे यहाँ जून का केला अप्रैल में कटता है, रिवर्स होता है ना 2 महीने, वहाँ 2 महीने अप होता है। ठंड ज़्यादा है, केला रुक जाता है, पत्ता नया आता नहीं, डोरमेंसी में चले जाता है, तो फल अंदर के अंदर मोटा तगड़ा बड़ा होता है। केले में जब कमल आता है तो उसमें पंजों की संख्या, जितना पौधे ने भोजन लिया उतने पंजे मोटे, बाकी के केले केली, और वो गिर जाते हैं, फिंगर नीचे गिर जाते हैं ना, ड्रॉप हो जाते हैं। पंजे तो बहुत सारे आते हैं, आप उस कमल को खोलते जाओ तो उसमें 100-150 पंजे आएंगे। हमारे पौधे में 8, 9, 10, 12, आखिरी बहुत अच्छा किया है, 15 जुलाई का लगाया है तो 14 पंजे आ जाएंगे। टाइम भी मायने रखता है, कब लगाया है तो पंजे कितने ज़्यादा आएंगे। तो जब वो कमल ऊपर चढ़ता है तो ठंड रहती है, तो वो खुद से केले अंदर के अंदर भरने लगते हैं, इसलिए यूपी में वजन ज़्यादा। तो एग्रोनॉमिस्ट हमसे बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ तो क्लाइमेट सूट नहीं करता, केले के लिए क्लाइमेट तो केरला का है। भारत में जैसे भारत का नीचे का आकार वी का है ना, इधर भी समंदर, इधर भी समंदर, इधर भी समंदर, वी जैसा है नीचे दक्षिण में, तो चारों तरफ समंदर है। तो केरला का जो पोर्शन है वहाँ हवा में 60 से 70% नमी है, 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर है। केला तो वहाँ की फसल है, वहाँ होता है, वहाँ होना चाहिए और वहाँ करना चाहिए और वहीं आएगा। यूपी में होता नहीं, यूपी में करना नहीं चाहिए, यूपी में आएगा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गांव में 50 साल से केला हो रहा है और वो वहाँ से ज़्यादा वजन आ रहा है, अभी उसका क्या सेंटेंस का स्टेटमेंट है? तो दिस इज अश्वत्थामा मारा गया। किताबी ज्ञान उतनी ही बात करेंगे जो किताबों तक सीमित है, जिनकी नौकरियां हैं। जो भी कंपनी वाले एग्रोनॉमिस्ट हैं वो उस प्रोडक्ट तक सीमित है जहां तक उनको चर्चा करनी है। जैसे कोई सॉइल टेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव आया तो सॉइल टेस्ट के बारे में आपको उतनी जानकारी देगा जिससे वो जुड़ा हुआ है। किसी प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेटिव आया तो वो उतनी जानकारी देगा जो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिके। कोई पौधे बेचने वाला आया तो पौधे बेचने की उतनी जानकारी देगा कि उसका पौधा बार बार बिके। मतलब भारत में किसान को यह पता है कि केला लगाया तो 2 कटिंग आएगी अच्छी, तीसरी लेते आएगी नहीं तो हम वापस निकाल के नया केला लगाएंगे। ये भारत के सभी किसानों को पता है ना, आपको भी यही पता है। केला कितनी बार आएगा? 2 बार। क्योंकि हमें किसी केले बेचने वाले कंपनी ने ये सिखाया नहीं कि दूसरी अच्छी कैसे आए, तीसरी अच्छी कैसे आए, चौथी कैसे लें, 10वीं कटिंग कैसे करें, ये पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। अगर 10वीं कटिंग आपको सिखा दी तो वो टिश्यू कल्चर का पौधा आप रिपीट लोगे? नहीं लेंगे। ये गड़बड़ है। अभी इसी भारत में सबसे ज्यादा जो केला खरीद कर बेचता है देसाई ग्रुप, वो एक बार केला लगाता है 2009 में और 2019 तक उसी केले को काटता है। 10 साल 17 कटिंग। देसाई ग्रुप गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर पर, बड़ौदा से 40 किलोमीटर पर बीच में एक गांव है चनवाड़ा, आज भी वो प्लॉट खड़ा है। देसाई ग्रुप हिंदुस्तान के सबसे बड़े केले के खरीदार व्यापारी, वो कोई किसान नहीं है। और वो सारा केला एक्सपोर्ट करते थे, अभी रुके हैं। आपने नाम सुना होगा ना देसाई ग्रुप का, सुना है किसी ने नाम? सबसे बड़े केले के व्यापारी। यहाँ जो भी चिल्लर आपके माल काटते हैं ना, वो उन्हीं को ले जाकर देते हैं। हाँ, जो भी अभी देसाई ग्रुप ने माल कम कर दिया है, जो डोमेस्टिक लोडर माल भरते हैं, बड़ी मछली देसाई ग्रुप। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा केला उन्होंने खरीदा।
आप यहाँ से उतरोगे तो आपको 150-200 किलोमीटर चनवाड़ा गांव आएगा, आज भी वहाँ केला है। 2009 से लगाया, 2019 तक काटा, 20 में कोविड में रोटावेटर किया, आगे पीछे किया 21 में। और सूरत के लक्ष्मण अहिर जो भगवती केला के नाम से केला खरीदते हैं, वो भी व्यापारी हैं। देसाई ग्रुप से वो 100-150 एकड़ जमीन उन्होंने ली, 2020 में रोटावेटर करके निकाला और वापस केला लगा दिया। 2020 से अभी 24 चल रहा है, अभी वो एक ही बार केला लगाया, आज भी खड़ा है। हम विंटेक्स वाले जा ये कर रहे वो सूरत के पास नहीं, कौन कर रहा है मुझे पता नहीं, मालिक का नाम है लक्ष्मण अहिर। नहीं वहाँ भी विंटेक्स वाले ऐसे गुजरात में सैकड़ों प्लाट है, क्योंकि गुजरात में बढ़िया लोग रहते हैं, किसान नहीं रहते हैं। ये रियलिटी है। गुजरात आप हमसे नजदीक है, जाकर देखना चाहिए। चनवाड़ा गांव का नाम है। कितना रह जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर, बड़ौदा से 40 किलोमीटर, डबोई से अंदर जाना पड़ेगा चनवाड़ा। वहाँ आपको फार्म दिखाने राजू भाई ले जाएंगे, और लक्ष्मण अहिर जी के जो वहाँ फार्म मैनेजर है उनका नंबर भी दे दूंगा मैं। लक्ष्मण अहिर जी बड़े केला व्यापारी हैं, उनको 400 टन माल रोज लगता है, किसी भी दिन 365 दिन। तो किसानों से क्षेत्र वाइज माल मिलता है ना, जैसे आपके यहाँ मई जून में लगता है, सूरत में जुलाई तक लगता है, बट व्यापारी को तो 365 दिन माल चाहिए, तो उन्होंने खुद के खेत ले लिए, एक ही बार केला लगाते हैं और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी माल काटते हैं। तो हम किसानों तक जानकारी आई है कि एक बार लगाओ 2 ही कटिंग आएगी, और दूसरी इसलिए किसी ने सिखाया नहीं, दूसरी आप जबरदस्ती लेते हो तो आपको 2 रुपये किलो कम माल मिलता है, सिखा देते तो आप दूसरी ले लेते। दूसरी इसलिए कि पहले में पैसा बहुत लगता है, तो उसकी वसूली कम से कम दूसरी दे दे, आ जाता है ना। पौधा, ड्रीप, खाद, कल्टीवेटर, गोबर खाद, नागरटी, पलटी पलव किया, तो ये सारे खर्चे और नींदाई गुड़ाई का पैसा, पहली का खर्चा बहुत ज़्यादा। तो पहली में कभी 5 रुपये किलो, कभी 7 रुपये किलो, कभी 12 रुपये किलो, तो पहली का खर्चा ही हमने कर दिया 7-8 रुपये किलो का, और 12 रुपये बिका तो 4 बचा, 10 बिका तो 2 बचा, 8 बिका तो कुछ नहीं बचा, 7 बिका तो 1 रुपये घर से ले गया पहली कटिंग। इसलिए हम मजबूरी में पापा को शांत करने के लिए दूसरी कटिंग लेते हैं। ये सत्यता है कि अब पिलबाग रख लो चुपचाप, अभी नहीं तो निकल के पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जब केला निकालोगे तो आपको 25,000 रुपये एकड़ का खर्चा। केला निकालोगे कैसे? ड्रिप हटाई, रोटा चलाया, एक बार लाट को उठाकर फेंकोगे तो ज़्यादा लगेगा, तो रोटा चलाया, फिर दूसरी बार चलाया, फिर उसको नीचे से तवे से रगड़ा, फिर पलव किया, फिर गठाने बाहर आ गई, फिर कटिंग करी। तो ये 3 से 5 राउंड आपको केले की सफाई करने में, नई फसल लगाने में जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एकड़ का 25,000 का खर्चा है। तो पहली काट करके अगर आप सफाई कर रहे हो और पैसा नहीं बचा, तो आपकी मजबूरी है कि दूसरी चुपचाप ले लो, लेते आता नहीं फिर भी। तो वो व्यापारी बोलता है 2 रुपये कम। नहीं तीसरी लेना तो क्या तैयारी रखनी पड़ेगी? ये अच्छा प्रश्न है। हम अभी मिट्टी परीक्षण को क्लोज करते हैं, फिर तीसरी को लेने का बताऊंगा, मैं विषय से भटक गया हूँ। मृदा परीक्षण फसल लगाने से पहले किसी भी महीने लगा रहे हो, फसल लगी हुई हो जब, और फसल निकल जाए तब, अब, जब, तब, तीनों टाइम चाहिए मृदा परीक्षण। पीएच कार्बन परसेंट, ईसी मिट्टी में, पानी में पीएच और टीडीएस, ये 2 चीज़ पता होना चाहिए। बाकी पोटास कितना है, फास्फोरस कितना है, उसकी ज़रूरत नहीं। उसका कारण मैं बतलाता हूँ। जिस मिट्टी में आपको पता चला कि फास्फोरस ज़्यादा है, सॉइल टेस्ट में वो कॉलम आते हैं, मध्यम, कम, मध्यम और ज़्यादा, अल्प, लो और अत्यधिक, ऐसे आता है। कि उसमें शुद्ध हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं? अत्यधिक लिखेंगे, ज़्यादा कम लिखते हैं। तो जिसमें फास्फोरस मतलब अत्यधिक आ गया कि आपके 1 हेक्टेयर में 200 kg फास्फोरस है, मतलब वो अत्यधिक में माना जाएगा। 30 kg है मतलब कम माना जाएगा। 80-100 kg है मतलब मध्यम माना जाएगा। तो जिसके यहाँ फास्फोरस अत्यधिक आया, तो अब जब सॉइल टेस्ट करा ही हमने, और आपका क्वेश्चन था उसमें देखे क्या, तो आपको दिखा कि फास्फोरस अत्यधिक, तो नैसर्गिक है कि आपका अगली बार डीएपी कम हो जाएगा, आपका हाथ कम जाएगा कि मैंने सॉइल टेस्ट कराई है, 600 रुपये लगाए हैं सॉइल टेस्ट में, तो उसमें लिखा हुआ था फास्फोरस ज़्यादा है, तो मैं इस साल फास्फोरस कम डालूंगा, तो डीएपी कम डालूंगा। तो उल्टा नुकसान ये होगा कि आपकी फसल उत्पादन कम देगी। फास्फोरस आया क्यों है? पिछली बार जो डाला था पौधे ने उठाया नहीं,
या बारिश आने से आपके खेत से लीच हुआ नहीं, गया भी नहीं और पौधे ने लिया भी नहीं, जो डाला था वहीं पड़ा है इसलिए ज्यादा आया है, तो आप और रिपीट डालोगे तो भी पड़ा हुआ रहेगा। बट आप पौधे के लिए खिलाने के लिए नहीं डालोगे तो पिछली बारिश पौधे ने नहीं उठाया तो अभी क्यों उठाएगा? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ये सारी रेमेडी है, इसको पकड़ने की कोशिश करो। आप अगर गूगल करोगे, पोटास के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं, बहुत सी रिपोर्ट्स में आता है कि पोटास अत्यधिक या पोटास मध्यम, 1 हेक्टेयर में 400 केजी पोटास, मतलब अत्यधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तब अगली बार पोटास कम डालना। तो पोटास के बारे में एक वर्ल्ड में रिसर्चर है जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन। अगर गूगल पे उनकी डिटेल्स देखोगे प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन की, तो उन्होंने पोटास पर रिसर्च किया है। उन्होंने बताया है जो सॉइल टेस्ट में पोटास आता है आपके लिखित में कि कितना पोटेशियम है, उसमें 92% पोटास ऐसा है जो अनअवेलेबल है। मतलब आप उसको देख करके अगर फार्मिंग कर रहे हो तो पौधा लेगा नहीं, वो पड़ा है, अनअवेलेबल है। अब बचा कितना? 8%। 8% में से 6% ऐसा है जो स्लोली अवेलेबल है। उसका मन हुआ तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठंडी आ गई तो नहीं लगेगा, गर्मी आ गई तो नहीं लगेगा, उसके वातावरण अनुकूल है तो शायद लगेगा। और 2% ऐसा है जो रेडी अवेलेबल है। तो आप जब सॉइल टेस्ट कराओ और उसमें अगर आता है कि 1 हेक्टेयर में 450 केजी पोटेशियम है, तो उसका 2% मान लो रेडी अवेलेबल है, बाकी नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां हैं। तो ये भ्रांतियों को न देखें, उसकी बजाय हम किस पे जाएं? पीएच क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन क्या है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन। अपनी साधारण भाषा में मेरे खेत में नमक की मात्रा कितनी है, क्षार कितना है, अपनी भाषा में। पीएच को नापने का फॉर्मूला है 1 से लेकर 10 तक, जिसमें फसलों को चाहिए 6.5, 6 से 6.5 का पॉइंट ऐसा है जिसमें फसल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अपटेक करेगी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अपटेक करेगी, पौधा सभी तरह के न्यूट्रिशन उठा लेगा। अगर 6 से 6.5 का पीएच आपकी मिट्टी में है तो पौधा भोजन अच्छे से लेगा, जो आपने दिया सब खा लेगा। अब मिट्टी की जांच आपने करी, पीएच है आपका 6.5 और पानी का पीएच है 8, उदाहरण में बता रहा हूं, तो पानी की भी जांच कराना पड़ेगी, तो उसका भी पीएच 6.5 चाहिए। जो मिट्टी का प्रमाण है और पानी की जो बूंदें गिर रही है, अब वो वहां जो नम हुआ, उस नम मिट्टी का पीएच क्या है वो मायने रखता है। और हमें सारी सृष्टि ने बताया है कि आपको गर्मी में सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। पीएच कब का पता होना चाहिए? जब वो पानी की बूंद गिर रही है, उसका कॉम्बिनेशन, आपकी जड़ तो उस समय है ना पौधे के पास, उस समय पौधा अपटेक करेगा, तो उस समय का पीएच क्या है। तो सॉइल टेस्ट कब कराना चाहिए? जब फसलें खड़ी हो, उस बेड का हम सॉइल टेस्ट कराते हैं, पूरा नागरटी करते हैं, पलटी पलव करते हैं, मिट्टी अल्टी पल्टी करते हैं, धूप खिलाते हैं, कड़क धूप में बैक्टीरिया को सब मार देते हैं या उड़ा देते हैं, उसके बाद सैंपल निकाल करके सॉइल टेस्ट कराते हैं। तो टाइमिंग ही गलत है। हमें सॉइल टेस्ट कराना है पौधे की जड़ें जब भोजन ले रही है, उसमें हम बूंद बूंद पानी गिरा रहे हैं, उस बेड का, उस स्थान का मिट्टी लें, उसको छांव में सुखाएं, क्योंकि कीचड़ कीचड़ सैंपल भेजोगे काम में नहीं आएगा। वो जो कीचड़ वाला सैंपल हमने लिया, उसको पूरे खेत में 8-10 जगह से लेना है, इकट्ठा करना है, छांव में सुखाना है, सूख जाए उसको कपड़े में डाल करके कूटना है, थोड़ा चिपचिपा या कड़क ढेपा बनेगा तो वो पूरा पाउडर बन जाए, कूट लें। उसमें बड़े पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक बड़े हो वो निकाल के अलग कर दे। अब जितना ढेर बना है, 5 एकड़ का एक सैंपल लिया जाता है या उससे छोटा। 5 एकड़ से बड़ा खेत हो तो 2 सैंपल 3 सैंपल लेना पड़ेंगे। वो जो 2-3 किलो मिट्टी इकट्ठी हुई होगी, उसको इकट्ठा करना है, आधा फेंकना है, फिर इकट्ठा करना है, फिर आधा फेंकना है, फिर इकट्ठा करना है, फिर आधा फेंकना है। जैसे 2-3 बार करेंगे तो 200 ग्राम सैंपल बचेगा। ये सैंपल हमें सॉइल टेस्ट के लिए भेजना है, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में पीएच आपके खेत का क्या है। जिस व्यक्ति ने भी एक बार भी डीएपी डाल दिया, उसके खेत का पीएच 7 तक आएगा। पौधे को चाहिए 6 से 6.5। जिसने एक बार भी एसएसपी डाल दिया, जिसने एक बार भी डीएपी डाल दिया, उसके खेत का पीएच क्या आएगा? 6.25 या 7 या 7.25। जब फास्फोरस खेत में जाता है तो वो 20% लगता है
80% जमीन में फिक्स होता है। ये हमें किसी ने बताया डीएपी लेने से पहले, एसएसपी लेने से पहले? नहीं बताया। बताएंगे तो बिकेगा नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। आपको पहले ही बता दिया कि भैया डीएपी की बोरी 1300 रुपये की है, इसमें 20% मात्र लगेगा, अब लेके जाओ। गोबरीज खाद डाल दूंगा यार ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा ना तो विकल्प क्या है कि जितना खाद हम डालेंगे अगली बार उससे ज़्यादा डालना है, ये विकल्प है। तीसरी बार उससे ज़्यादा डालना है, ये विकल्प है, क्योंकि पिछला ज़्यादा फिक्स हो रहा है। अभी जो हमारी खेती हो रही है वो इस तरीके से हो रही है और हम पता करना चाहते नहीं या कोई बता नहीं रहा, तो हम भी अंदाजा नहीं चल रहे हैं। फास्फोरस पोटेशियम जितना डलता है 20 से 35% ही लगता है। पोटेशियम 35 तक लगता है, फास्फोरस 20 तक लगता है, बाकी का फिक्स होता है। वो फिक्स होता है मिट्टी के पार्टिकल पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। काली मिट्टी जहां पानी हमने दिया उसको उठाकर ऐसे मसला, तो हमारा ये फिंगरप्रिंट की लाइनें हैं ना अंगूठे में, ये लाइनें, तो मिट्टी को लिया ऐसे करके मसला, पूरा चिकट हो गया और ऐसा धूप में हमारा चेहरा दिखने जैसा शाइनी हो रहा है, मतलब आपका pH 8 है। मतलब लैब टेस्ट में नहीं जाओगे, खुद भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे पता करें कि मेरे खेत का pH क्या है? तो जब बूंद बूंद गिर रही है उस समय मिट्टी उठाई और उसको ऐसे रगड़ा, नमी वाली मिट्टी को, तो चिकट एकदम आईने के जैसे लाइन बन गई, चिकट लाइन, शाइनी, और सूखने दिया और धूप में ऐसा देखा तो वो थोड़ा सा चमकीला, मतलब pH 8 है, ज़्यादा हो गया। उसके लिए कुछ समझना चाहिए, जिसको अच्छा एग्रोनॉमिस्ट मानते हो उसको पूछना चाहिए कि pH मेरे खेत का ज़्यादा है, मैं क्या ऐसा करूं कि pH कम हो और पौधा भोजन उठाए। जब हम पलटी पलव करते हैं खेत में, दूसरा तरीका pH देखने का, जब पलटी पलव करते हैं तो जो मिट्टी है वो थोड़ी सी उठ जाती है। पलटी पलव करते हैं तो मिट्टी उठी हुई दिखती है ना, फुडरी हुई दिखती है। जब जिस दिन पलटी पलव किया उस दिन हमें खेत में जाना है, थोड़ा टेप से नापना है कि बराबर और जो पलटी पलव किया कितना फर्क है। 5-6 इंच का उठाव दिखेगा काली मिट्टी में, पीली मिट्टी में 4 इंच का उठाव दिखेगा, पर उठा हुआ दिखेगा, उसको नापना है। 2 सप्ताह के बाद फिर जाना है, तो जितना उठा वो कितना बैठ गया, क्योंकि जिस दिन पलटी पलव किया वो कड़क है, नमी है, उसमें मॉइस्चर है, तो वो तन के खड़ा है। फिर धीरे धीरे धूप लग रही है, हवा लग रही है, तो फुड़ रहा है, धीरे धीरे उसकी एयर निकल रही है, उसमें से पानी उड़ रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप बैठ रहा है। तो जितना उठा अगर उससे आधा बैठ गया तो आपके खेत का pH 7 है। अगर 70% बैठ गया तो आपके खेत का pH 6, 6.5 है। जितना उठा है उतना ही है, तो आपके खेत का pH 8 के ऊपर है। 14 दिन के बाद जब देखोगे, 14 दिन के बाद जूते पहन के खेत में जाना है, जहां हमने पलटी पलव किया है। जूते पहन के खेत में जाएंगे, चप्पल पहन के जाओगे तो वो ढेपे अगर कड़क है, pH ज़्यादा है, तो आपके उंगलियों को, नाखून को खुरदरा कर देगा। जो ढेपा है उस ढेपे को बीच में खेत में जाकर के किक मारनी है, किक मारनी है। जो ढेपा है पलटी पलव करने के 2 सप्ताह के बाद अगर वो ढेपा फूट गया, पूरा बिखर गया, तो 6.5 pH है। किक मारने के बाद फूट जाना चाहिए। किक मारने के बाद थोड़ा सा हिला और थोड़ा सा फूटा, 7, 7.5 pH है। किक मारने के बाद पांव वापस आ गया, ढेपा नहीं फूटा, 8 या 8 के प्लस pH है। रोटावेटर से चिप्स होती है, फूटता नहीं, उससे भी नहीं फूट रहा, मतलब हमारे खेत का pH 8 है। अब ये pH समझ में आया कैसा? सॉइल टेस्ट वाला भी ऐसे नाप कर बताएगा उपकरण से देख करके, तो हमें देखना है pH। तो 6.5 pH है तो पौधा सभी तरह का भोजन उठाएगा। 6.5 से ज्यादा pH है, 6 से pH अगर 7 होता है तो 10 टाइम बढ़ता है। जो होना चाहिए उससे 10 टाइम pH बढ़ता है, तो हमें दिखता है 7। अभी 7 से अगर किसी का pH 8 है तो वो भी 10 टाइम बढ़ने के बाद आता है। तो पौधे को चाहिए 6, pH है 8, तो ये कितने टाइम हो गया? ये 10, 10, 20 नहीं हुआ।
100 हो गया। बट ये शो को दर्शा नहीं सकते, वरना किसानों में हड़कंप मचेगा, तो एक एक दर्शाते हैं कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। अब जिसका 9 हो गया उसका 1000 टाइम बढ़ गया। उसका सूत्र है नापने का, 1000 टाइम बढ़ा तो 9, 100 टाइम बढ़ा तो 8, 10 टाइम बढ़ा तो 7, 6 से 10 टाइम 7, 6 से 100 टाइम 8, 6 से 1000 टाइम 9। अगर किसी के खेत का pH 8 आता है, मतलब पौधे को जो चाहिए उससे 100 टाइम मिट्टी ज़्यादा खराब है। ये हम किसानों को समझना है कि हम किस दिशा में फार्मिंग करें, मतलब सॉइल टेस्ट करा के उसको देख करके फार्मिंग करें कि मेरे खेत की स्थिति क्या है। फसल कोई सी भी लगाओ, लगभग एवरेजन सब फसलों को 6 से 6.5 pH चाहिए। अब हम पूछते क्या हैं, जो मित्र आते हैं हमको, जो गाइडलाइंस देते हैं या जो भी पर्चियाँ देते हैं, या जो दुकानदार मित्र हमारे गांव में, हम पूछते क्या हैं, खाद क्या डालूं, दवाई क्या छीटूं। हमें पूछना क्या चाहिए, मेरे खेत का pH 8 है, अब मैं क्या करूं, इसको कंट्रोल कैसे करूं। क्वेश्चन हमारा गलत है। खाद क्या डालूं ये क्वेश्चन ही गलत है। मेरे खेत का pH 6.5 हमेशा रहे, इसके लिए किस तरह की खेती करूं, क्वेश्चन ये आना चाहिए। मैंने मक्का लगाई, मैंने मिर्च लगाई, मैंने पपीता लगाई, मैंने तरबूज लगाया, XYZ। फार्मिंग का तरीका मेरा ऐसा क्या रहे कि मैं फर्टिलाइजर भी दे सकूं और मेरे खेत का pH भी ना बढ़े और बड़ा हुआ घटकर रेड्यूस हो 6.5 पे रहे। ये हमारा एग्रोनॉमिस्ट से क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा पूछने का। क्या खाद डालना है, क्या स्प्रे करना है। ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो हमें रहता है जो घर के पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो दूसरे के नौकर बनते हैं, और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो खेती करते हैं, तो वो फिर इतना ही पूछेंगे। तो ऐसा मैं नहीं मानता अभी। बात यही आती है जो पढ़े लिखे। ये पुरानी धारणा थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी।